हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज यानी मानव स्वास्थ्य एवं रोग के। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पूरा चैप्टर कवर नहीं कर पाएंगे, जैसे आप मान सकते हैं इस टॉपिक में इस चैप्टर में एक टॉपिक है जहां से हम कवर नहीं करेंगे और जहां से क्वेश्चन आते हैं वो आप खुद पढ़ लेना, जिसे हम ड्रग्स कहते हैं। जितने भी हमारे एल्कलॉइड, कैनाबिनॉइड, कोका एल्कलॉइड, ये सारे आपको खुद पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद हम इसमें जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ी सी थ्योरी जानेंगे और उस थ्योरी को हमें पढ़ना है। थ्योरी को पढ़ने के लिए पहले इस चैप्टर का मतलब समझेंगे, जो कि पेपर में इतना नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कंपलसरी है। अदरवाइज फिर हम आगे चीजें सही करेंगे। फिर हम बात करते हैं बेटा कि हमारा सबसे पहला चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जिसे कहते हैं बेटा मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो सबसे पहले अगर हम इसी के आधार पर चलें तो अगर आपसे कोई यही पूछ ले कि बेटा एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, अगर कोई आपसे यही पूछ ले कि बेटा एक हेल्दी पर्सन क्या होते हैं ये बताइए, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है इसके बारे में आप बताएं, तो सीधी सी बात है बेटा कि इम्यूनिटी या सुनया इम्यूनिटी नहीं करवाएंगे बेटा ऑनलाइन वालों, सुनया सबसे पहले हेल्दी किसने, हेल्दी यानी स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है। तो आपको ऐसा बोलना है कि हेल्दी यानी अगर हम स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं तो आपको बोलना है इसमें कि WHO जो हमारा है, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इस WHO के अकॉर्डिंग बेटा एक ही डेफिनेशन है कि इट इज स्टेट ऑफ सोशली, चार चीजें हैं बेटा, कौन सी हैं, सोशली और मेंटली यानी मेंटल, और कौन सी है बेटा मेंटली, और कौन सी बेटा सोशली, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। तो इसे कहते हैं बेटा सामाजिक। मेंटली का मतलब होता है बेटा मानसिक, फिजिकली मतलब होता है शारीरिक, और बेटा इमोशनली मतलब होता है भावनात्मक, व्यवहारिक भी बोल सकते हो, व्यवहारिक। तो इन चारों स्टेज पे अगर वो सही है तो इट इज अ स्टेट ऑफ सोशली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वेल बीइंग्स। तो सीधी सी बात है बेटा कि अगर अगर कोई भी व्यक्ति इन चारों पहलुओं पर सही रहता है, इन चारों पहलुओं के हिसाब से अगर वो स्वस्थ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बेटा कि वो हेल्दी है यानी स्वस्थ है। अगर वो चारों पहलुओं पर ठीक नहीं है तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है वो हेल्दी नहीं है। अगर वो चारों पहलुओं पर ठीक नहीं है तो इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। अब चारों पहलुओं कौन कौन से होते हैं, फिजिकली यानी आप में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा बेटा सोशली का मतलब होता है समाज में कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे समाज में आपकी छवि खराब होती है या जिससे समाज में दुर्व्यवहार या अभद्रता, या आप बोल सकते हो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम सही नहीं है। जैसे आप बोल सकते हो कहाँ, आप बोल सकते हो पब्लिक प्लेस में नशे करना, गाली गलौज करना, जिससे समाज को नुकसान है, थोड़ा सा अभद्रता फैलती है, ऐसे काम समाज, अगर आप ऐसे काम करते हो तो इसका मतलब आप सामाजिक तरीके से स्वस्थ नहीं है, आप सोशली हेल्दी नहीं है। मेंटली मतलब मानसिक, मानसिक का मतलब है आप में सही तरीके से सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, जिसे कई बार हम अपने भाषा में कहते हैं कि आप में थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस का मतलब होता है भैया कि आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि कुछ निर्णय अपने आप से ले सकें। जैसे आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन या आईक्यू लेवल भी कहते हैं ना, इनका आईक्यू लेवल बढ़िया है, तो आईक्यू लेवल यानी आपका बुद्धि जितना सामान्य होता है उतना होना चाहिए, उससे कम आईक्यू वगैरह वगैरह पे ये सारे काम नहीं होंगे, सीधी सी बात आप हेल्दी नहीं होंगे। तो आपको मानसिक रूप से भी सही पता चले कि व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है लेकिन अचानक से दिमाग में एकदम गुस्सा आ जाता है, मारपीट करने लगता है, तो ये भी दिमागी रूप से सही नहीं है। तो आप दिमागी भी सही होना चाहिए। अगला वाला आता है बेटा व्यवहारिक, या इसकी जगह पे आप बोल सकते हैं इमोशनली यानी भावनात्मक। आप में इमोशंस होने चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए,
चाहे वो आप बोल सकते हो कि जब जैसी कंडीशन है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है तो उस टाइम पे आपके लिए आपके जैसे अगर बात होती है वहां पर, तो अगर आपको हम लोग जीत रहे हैं तो आपको क्या उसमें खुशी भी होनी चाहिए, जोश वाली बात है तो जोश भी आना चाहिए, कहीं कोई परेशान हो रहा है तो हमें उसके लिए बुरा भी लगना चाहिए। मतलब हमारे अंदर इमोशन अच्छे और बुरे की सारी चीजों के लिए होने चाहिए। अगर आप इन चारों पहलुओं पे हेल्दी हैं तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं, अदरवाइज आप स्वस्थ नहीं है। तो कौन कौन सा? शारीरिक यानी फिजिकली, मेंटली यानी मानसिक, सोशली यानी सामाजिक, और इमोशनली यानी भावनात्मक। अगर आप चारों पॉइंट ऑफ व्यू पे सही हैं तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं। ठीक है, डिसीज की डेफिनेशन और जो आपका फालतू टाइम खराब करेगी थोड़ी सी, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बेसिक है, थोड़ा सा इतना तो पता होना चाहिए। डिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है बेटा, डिसीज का मतलब होता है बेटा बीमारी। अगर हमारी बॉडी के किसी भी अंग, किसी भी ऑर्गन के सही से काम ना करने की वजह से जो हमारी बॉडी को डिस्कम्फर्ट फील होता है, जो हमारी बॉडी को असामान्य महसूस होता है, जिसमें हमें थोड़ा सा दर्द मान लो, असहजता जो महसूस होती है, उसी असहजता को हम क्या कहते हैं बेटा? बीमारी, या उसी को हम डिसीज कहते हैं। तो डिसीज क्या है बेटा? तो आपको बोलना है ये हमारी बॉडी की डिस्कम्फर्ट की एक ऐसी स्टेज है, मतलब आप उसको बोल सकते हो कि हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट होता है, हमें सही सा फील नहीं होता है, चाहे वो किसी की वजह से भी हो, चाहे वो हमारी बॉडी के सही से काम करने की वजह से ना हो, या कोई ऑर्गन सही से काम ना कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे बोलते हैं हम डिसीज, ऐसे कहते हैं बीमारी। ये तो हमने इस चैप्टर का नाम समझा, ये तो हमने इस चैप्टर का क्या समझा बेटा? नाम समझा। अब हम पढ़ते हैं कुछ बीमारियां हैं जो कि कंपलसरी हैं आपको पढ़ना। तो बेटा इस दुनिया में केवल दो तरीके की बीमारियां मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप बोल सकते हो दो बीमारियां होती हैं, एक तो होती है बेटा कंजेनाइटल, एक कौन सी होती है बेटा? कंजेनाइटल, और एक होती है बेटा एक्वायर्ड। कंजेनाइटल का मतलब होता है बेटा जन्मजात, कंजेनाइटल का क्या मतलब होता है बेटा? जन्मजात। और यहाँ एक्वायर्ड का मतलब होता है बेटा उपार्जित। एक्वायर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? उपार्जित। सीधी सी बात है, तो आपको बोलना है बेटा ऐसी बीमारियां जो बेटा बाय बर्थ आती हैं, ऐसी बीमारियां बेटा जो बाय बर्थ आती हैं, जो जन्मजात हैं, जो जन्म से ही रहती हैं, उन्हें कहते हैं बेटा हम कंजेनाइटल, या उन्हें कहते हैं बेटा हम जन्मजात, जो माँ बाप से बच्चों में स्थानांतरित होती हैं। जैसे आप कह सकते हो हीमोफीलिया एक बीमारी है। जैसे आप क्या बोल सकते हो बेटा? हीमोफीलिया में कुछ टर्म हिंदी में लिखूंगा, कुछ इंग्लिश में, क्योंकि नहीं तो हिंदी में दोनों में लिखेंगे टाइम बर्बाद होगा। नाम टर्म सेम है, बोलूंगा दोनों में। हीमोफीलिया मान लो। दूसरा आप ऐसा मान लो बेटा कलर ब्लाइंडनेस, जिसे वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। या इसके अलावा आप ऐसा डायबिटीज मान लो। क्या मान लो बेटा? डायबिटीज मान लो। ये सारी बीमारियां जो बेटा माता पिता से बच्चों में आती हैं, जो आप आनुवांशिक जो है, आनुवांशिकी हमारी है, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया मान लो, जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती हैं या बच्चे में बाय बर्थ आती हैं, ऐसी बीमारियों को कहते हैं बेटा जन्मजात। और जो बीमारियां जन्म के बाद होती हैं बेटा, आफ्टर बर्थ, उन्हें कहते हैं बेटा हम उपार्जित बीमारियां, जो जन्म उपरांत होती हैं। जो कैसे होते हैं बेटा? जन्म उपरांत होती हैं, जन्म के बाद होती हैं। जैसा आप बोल सकते हो मलेरिया, टाइफाइड, कोरोना, खांसी जुकाम। नॉर्मल हमारी जो बीमारियां हैं, ये सारी की सारी कौन सी होती हैं बेटा? एक्वायर्ड होती हैं, यानी उपार्जित। तो हमने बीमारियों को दो तरीके में बांटा है। कौन कौन सी? एक कौन सी? कंजेनाइटल, और एक कौन सी है? एक्वायर्ड, यानी एक जन्मजात वाली होती है और एक कौन सी होती है? उपार्जित होती है बेटा। तो सीधी सी बात है। अब उपार्जित को भी बांटते हैं बेटा हम दो भागों में। जो जन्म के बाद होती हैं उनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं बेटा कम्युनिकेबल, एक कौन सी होती है बेटा? कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल एक होती है बेटा नॉन कम्युनिकेबल, एक कौन सी है बेटा? नॉन कम्युनिकेबल। तो मतलब एक होते हैं बेटा जिन्हें हम कहते हैं एक तरीके से संक्रामक, एक होती है बेटा गैर संक्रामक। तो इसका क्या मतलब होता है? तो ये समझ लीजिए बेटा, संक्रामक का मतलब होता है कम्युनिकेबल, जो कि एक इन्फेक्शियस पर्सन से किसी भी एक हेल्दी या नॉर्मल पर्सन में फैल जाए, उन्हें कहते हैं बेटा हम संक्रामक या कम्युनिकेबल। जो एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में, आप बोल सकते हो किसी भी एक बीमार व्यक्ति से किसी एक स्वस्थ व्यक्ति में, किसी इन्फेक्शियस पर्सन से किसी किसमें बेटा? इन्फेक्शियस पर्सन से, या किसमें आप बोल सकते हो किसी हेल्दी पर्सन में फैल जाए, उन्हें कम्युनिकेबल।
और जिसमें जो हेल्दी पर्सन से या आप बोल सकते हो जो किसी कम्युनिकेबल से किसी दूसरे में ना फैले उन्हें क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल। क्यों, कैसे, जैसे मान के चलो अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर किस में आएगा, नॉन कम्युनिकेबल में। अगर आप कैंसर वाले के साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारी चीजें, या जिसे डायबिटीज है आपको उसके साथ में खा रहे हो तो आपको थोड़ी हो जाएगी डायबिटीज। तो ऐसे नहीं फैल रहे हैं तो कैसे हैं, गैर संक्रामक। और जो फैल रहे हैं वो कौन से होते हैं बेटा, संक्रामक। जो फैल रहे हैं वो कौन से हैं बेटा, संक्रामक रोग हैं, कम्युनिकेबल डिसीज हैं। जैसे आप बोल सकते हो टाइफाइड हो गया, जैसे आप क्या बोल सकते हो बेटा, टाइफाइड हो गया, भले ही किसी के थ्रू फैले चाहे गंदे, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सामान्यता किसी हाथ मिलाने से फैल जाए, साथ में बैठने, नहीं, किसी को भी थ्रू फैल जाए। जैसे किसी को भी थ्रू कैसे, जैसे टाइफाइड हो गया गंदे पानी आने के थ्रू फैल रहा है, ठीक है। जैसे आप मान के चलो उसके अलावा निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, कोरोना हो गया, जितनी भी ये सारी चीजें हैं बेटा, ये कौन सी बीमारी है, ये कम्युनिकेबल डिसीज आएंगी, हमारी संक्रामक बीमारियां आएंगी, ठीक है। जैसे कैंसर हो गया, जैसे जो सारी चीजें वो कौन सी होती हैं बेटा, वो हमारी गैर संक्रामक बीमारियां होती हैं, ठीक है। हाँ, इन सब में एक चीज अलग होती है जो पहले के चैप्टरों में पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना पसंद करूंगा। और वो क्या चीज है बेटा, यहाँ पे वो चीज हमारी आती है बेटा एसटीडी। कौन सी आती है बेटा, एसटीडी, जिसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है ऐसी बीमारी जो कि बेटा क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसी बीमारी जो बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, या आप बोल सकते हो जो कि लैंगिक संपर्क के दौरान किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं, उन्हें हम एसटीडी कहते हैं। आपके में केवल 3-4 हैं एसटीडी जो आपको याद रखना है, जैसे एड्स, जैसे आप बोल सकते हो एड्स के अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, जैसे आप बोल सकते हो गोनेरिया, गोनोरिया, जैसे आप बोल सकते हो ट्राइकोमोनियासिस, जैसे आप बोल सकते हो सिफिलिस। ये सारे उदाहरण मैंने आपको लिखवाए हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला, सिफिलिस, समझ गए नहीं, तो ये हमारी बीमारियां हैं। तो ये क्या है बेटा, एसटीडी है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ऐसी बीमारियां बेटा जो किसके, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू या लैंगिक संपर्क के दौरान किसी एक व्यक्ति से दूसरे में स्थानांतरित होती हैं, उन्हें हम किससे बोलते हैं बेटा, एसटीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसटीडी, जो कि अलग है, इसमें नहीं है, ये अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ऐसी चीजें बता दी है। तो हम पढ़ रहे थे संक्रामक और गैर संक्रामक। अब बेटा बात करते हैं हम किसके बारे में, संक्रामक के बारे में। कि हमारी जो कम्युनिकेबल डिसीज है बेटा वो अलग अलग चीजों से फैलती है। अलग अलग चीजों से फैलने का क्या मतलब होता है बेटा, अलग अलग पॉइंट के थ्रू फैल रही है। इसका मतलब कुछ बैक्टीरिया से फैल रही है, इसका मतलब बैक्टीरियल होंगी। कुछ कुछ से फैल रही है बेटा, बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया से फैल रही है तो उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बेटा, बैक्टीरियल है। कुछ कुछ बेटा वायरल है। कुछ कैसी है बेटा, वायरल है, वायरल लिख दो। कुछ कैसी है बेटा, वायरल है, वायरस से फैलती हैं, वो कैसी है बेटा, वायरल है। इसके अलावा कुछ ऐसी है बेटा जो फंगाई से फैलती हैं, फंगाई यानी कवक से फैलती हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हो बेटा कुछ ऐसी होती है बेटा जो प्रोटोजोआ से फैलती है। किससे फैलती है बेटा, प्रोटोजोआ से। अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ ऐसी होती है बेटा जो प्रोटोजोआ से फैलती हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ के अलावा कुछ ऐसी होती हैं बेटा जो कृमि से फैलती हैं, हेलमिंथ से फैलती हैं। हेलमिंथ डिसीज यानी कृमि रोग होते हैं। अब ये होते क्या है मैं आपको सब बताऊंगा, तो आपको बस इन बीमारियों के नाम याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में है और ये किससे होती हैं, इससे आपका भला हो जाएगा आसानी से। सबसे पहला पॉइंट, कौन कौन सी बीमारियां हैं। पहली आती है बेटा हमारी टाइफाइड, बैक्टीरियल में बात कर रहा हूं बेटा, टाइफाइड। पहले कौन सी है बेटा, टाइफाइड। कौन से बैक्टीरिया से होती है बेटा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। किससे होती है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होती है। हमारी टाइफाइड होती है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। जैसे आप बोल सकते हो बेटा निमोनिया, जैसे आप क्या बोलते हो बेटा, निमोनिया। तो जो हमारा निमोनिया होता है बेटा ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। किससे होता है बेटा, ये होता है हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। जैसे आप बोल सकते हो बेटा कॉलेरा, जैसे आप हैजा बोलते हो बेटा, ये होता है बेटा विब्रियो कॉलेराई से। ये नाम मैं बोलते जा रहा हूँ, ये आप देखते जाना, एनसीईआरटी में होंगे और मैं आपको अभी लिखवाने रहा हूँ और समझ जाए।
तो कौन सा है बेटा, विब्रियो कॉलेराई से कौन होगा बेटा, हैजा हमारा कॉलेरा होगा। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो बेटा, कॉलेरा के अलावा आता है टिटेनस। कॉलेरा के अलावा कौन सा आता है बेटा, हमारा टिटेनस होता है। जो होता है बेटा क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से। ये किससे होता है बेटा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से। एक होता है बेटा डिप्थीरिया, एक होता है बेटा डिप्थीरिया, एक होता है बेटा पर्ट्यूसिस, जिसे हुपिंग कफ कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस मान लो, डिप्थीरिया। और कौन से बेटा, बस ये आपके में कुछ प्लेग वगैरह नहीं मान लो, नहीं तो आपको क्या करना है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी के हैं, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। कौन सा बेटा, टाइफाइड पहले, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। कौन सा है, टाइफाइड, कौन से बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से। निमोनिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से है। ठीक है, एक सेकंड रुको, इसको मैं कलर में कर देता हूँ, इससे ब्लर नहीं होगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से। बेटा कॉलेरा जो हैजा है, विब्रियो कॉलेराई बैक्टीरिया से। टिटनेस जो है बेटा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया जो हमारा होता है, ठीक, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से हमारा कौन सा होता है, टिटनेस। और यही हम बात करते हैं बेटा डिप्थीरिया के बारे में, तो डिप्थीरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थीरिया से होता है बेटा टिटनेस, जब भी पढ़ेंगे। टिटनेस मैंने बताई थी, अब कौन सा बचा है, पर्ट्यूसिस। ये होता है बेटा बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस से। इससे होता है बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस से। तो ये हमारी कौन सी बीमारियां हैं बेटा, जो एनसीईआरटी इसमें पूछ लेता है, बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया से होती हैं। वायरल वाली बीमारियां कौन सी हैं, जैसे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का मतलब होता है सामान्य सर्दी जुकाम। कैसा होता है, सामान्य सर्दी जुकाम। ठीक है, अब आप इसके अलावा बोल सकते हो बेटा हमारा होता है कोरोना, जिसे ये भी कौन सा है बेटा, वायरस से होता है, कोविड कोरोना। इसके अलावा आप बेटा एड्स बोल दो, जो कि कैसा है बेटा, एआईडीएस। ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लो, ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। किससे होने वाली बीमारियां हैं, जैसे अभी आप लोगों को लगता है डेंगू, कुछ लोग सोच रहे होंगे डेंगू मच्छर से होता है, अभी इसके बारे में पढ़ना है। बेटा डेंगू सुने, डेंगू ये क्या है, डेंगू किससे होता है बेटा, वायरस से होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डेंगू किससे होता है बेटा, वायरस से होता है। ये हमारी बीमारियां हैं बेटा, ये क्या है, हमारी बीमारियां जो किसमें है, वायरल है। तो कौन सी है बेटा, वायरल है। पोलियो ले लो, है तो बहुत है, पोलियो ले लो, चिकन पॉक्स ले लो, जिसे बड़ी माता कहते हैं बेटा। ठीक है, अब इनके सारे नाम आपको पता होने चाहिए। कैसे, जैसे सामान्य सर्दी कौन से वायरस से होती है बेटा, राइनो वायरस से। किससे होती है बेटा, राइनो वायरस से। फैलता कैसे है, सबके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है, ये क्या है बेटा, सामान्य सर्दी। सामान्य सर्दी किससे होती है बेटा, राइनो वायरस से। कोरोना, कोरोना वायरस से बोल सकते हो। कोविड, एड्स जो होता है बेटा, वो किससे होता है, HIV वायरस से। डेंगू जो है बेटा, ये भी वायरस से है, जिसे कहते हैं बेटा फ्लैबी वायरस। अब आप कहोगे सर ये हमने तो सुना है मच्छर से, फ्लैवी वायरस। बेटा अगर आपने मच्छर से सुना है तो सही सुना है, लेकिन मच्छर वाहक है। मच्छर कैसा है बेटा, वाहक है। ठीक है, कैसा होता है मैं आपको अब पूरी चीजें बता देता हूँ, जो एनसीईआरटी के हैं उन पर टिक लगा देता हूँ, जो आपको याद रखनी है। एक ये है, दूसरी बेटा ये है, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर बात करता हूँ इसमें, आपको टाइफाइड याद रखनी है, कॉलेरा याद रखनी है, निमोनिया याद रखनी है। अब आपको बताते हैं बेटा क्या होता है। असल में टिटनेस आपने देखा होगा जंग लगे लोहे से होती है। तो टिटनेस बेटा जंग लगे लोहे से ऐसा नहीं है। क्या है बेटा, सीधी सी बात है बेटा, टिटनेस बैक्टीरिया से होती है, लेकिन वो बैक्टीरिया जनरली जो पहले खोजा गया था वो जंग लगे लोहे पर खोजा गया था। इसीलिए हम आजकल भी ऐसा मानते हैं कि जंग लगे लोहे पर वो हमें क्या है, जंग लगे लोहे से होता है, लेकिन जंग लगे लोहे से नहीं। टिटनेस किससे होता है बेटा, टिटनेस जो होता है बेटा हमारा, वो बैक्टीरिया से होता है। जैसे टाइफाइड है बेटा, टाइफाइड है, ये भी किससे होता है, बैक्टीरिया से। लेकिन सबके फैलने का आपको कारण बताते हैं। ठीक है, पहले एक बार फंगाई और पढ़ लें,
फिर उसके बाद मैं आपको सब पे फैलने का कारण बताऊंगा, सारी चीजें जो बीमारियां हैं वो थोड़ी थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। कवक जो होते हैं बेटा, ये कौन कौन सी बीमारियां हैं, इसमें बेटा रिंगवॉर्म जो हमारा होता है, जो दाद खाज खुजली होती है बेटा, रिंगवॉर्म जो है वो किससे होता है बेटा, दाद खाज खुजली किससे होता है, माइक्रोस्पोरम से, ट्राइकोडर्मा फंगाई से। कौन से फंगाई से होता है बेटा, माइक्रोस्पोरम, पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा फंगाई। कौन सा कवक होता है बेटा, माइक्रोस्पोरम, पॉलीस्पोरम या ट्राइकोडर्मा फंगाई से होता है बेटा। ये तीनों नाम याद रखने हैं। अब आप सीधी सीधी सी एक बात याद रखो बेटा कि बैक्टीरिया जो है, टाइफाइड क्या होता है, एक एक से शुरू कर लेते हैं, सारी बीमारियों के बारे में जानकारी एक बार ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात है बेटा, हम बात कर रहे हैं टाइफाइड। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है बेटा कि टाइफाइड कैसी बीमारी है, टाइफाइड ऐसी बीमारी है बेटा जो किससे फैलती है, जो आपको ऐसा बोलना है कि गंदे पानी वगैरह से फैलती है। किससे फैलती है, गंदे भोजन पानी वगैरह से। मान के चलो हम रोड साइड स्टॉल से खा रहे हैं, क्योंकि जो बाहर बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया बेटा, जो हमारा है टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी। मान के चलो सबसे गंदी जगह पे, जैसे मान के चलो हम खाना ना खा रहे हैं या कहीं रोड पे कहीं स्टॉल से कुछ खा रहे हैं, बगल में लगा हुआ है टिक्की पानी पूरी कुछ खा रहे हैं, तो धूल मिट्टी आ रही है, अगर उसमें बैक्टीरिया हुआ तो वो आपके अंदर चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, इस तरीके से फैलता है। सबसे पहले जो टाइफाइड है बेटा वो ऐसे पहचाना गया था क्योंकि एक लेडी ने इसकी डिस्कवरी की थी, और उस लेडी का नाम था बेटा मैरी मेलोन। उस लेडी का क्या नाम था बेटा, मैरी मेलोन। अगर मैं टाइफाइड के बारे में आपको डिसीज मतलब डिटेल स्टडी बताऊं तो बेटा हमारे पास क्या है टाइफाइड के बारे में बेटा, मैरी मेलोन एक लेडी थी जो पेशे से कुक थी, जिसे बाद में हमने टाइफाइड मैरी नाम कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया बेटा, टाइफाइड मैरी। जो क्या काम करती थी, टाइफाइड के लिए कैरियर थी, यानी उसके अंदर बैक्टीरिया तो था लेकिन वो असर नहीं करता था, जिसके चलते क्या है वो रोज आराम से खाना बनाती थी उस रेस्टोरेंट में, और वहां से लोग जो खा के जाते थे उन्हें टाइफाइड होता था। बाद में जब पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया, पता लगाया, तब पता चला यही वायरस यही फैला रही है टाइफाइड, इसलिए तब से उस लेडी का नाम क्या है, टाइफाइड मैरी। वैसे उसका नाम क्या था, मैरी मेलोन। टाइफाइड के लिए जो इंपोर्टेंट टर्म है बेटा, इसमें कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, हमेशा पूछा जाता है, तो इसमें आता है बेटा बिडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है इसमें, बिडाल टेस्ट होता है बेटा, जो टाइफाइड के टेस्ट में यूज किया जाता है कि टाइफाइड कैसे होता है, किससे पता लगता है, ये इससे पता लगता है। फैलता किससे है, गंदे पानी दूषित भोजन वगैरह से, इनसे फैलता है। आप गंदी जगह खा रहे हो कहीं आपने, ये सारी चीज इससे फैलता है। अगला वाला आता है बेटा निमोनिया। निमोनिया हमारी लंग्स की बीमारी है बेटा। हमारी लंग्स में क्या काम करता है, फ्लूइड भर जाता है, कफ आता है, छींकें आती हैं, ठीक है, खांसी बहुत तेज होती है। लेकिन फैलता कैसे है, सीधी सी बात है कि जैसे अगर मान के चलो मुझे निमोनिया है, मैंने छींका, तो यहाँ पे जो एयर में हवा में जो उसके वाटर पार्टिकल्स होंगे, या कहीं मान लो इस पेन पे गिर गया, किसी और ने लिया और अपने नाक आंख में ऐसे कर लिया, तो समझ लो उसको भी फैल गया। या जो यहाँ बैठा है सामने उसको भी फैल गया। तो अपनी चीजें वगैरह यूज करने से क्या फैल जाता है बेटा, निमोनिया फैल जाता है। ऐसे सेम हैजा है, ठीक है, लेकिन टेटनस डायरेक्ट ऐसे नहीं फैलता, इसलिए इसको अलग रखते हैं। समझ गए नहीं, ये सारी चीजें, टेटनस हमारा डायरेक्ट नहीं फैलता है, वो तो मैंने अभी आपको बता दिया। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में केवल दो ही डिसीज हैं, वो है टाइफाइड और निमोनिया, मैंने आपको दोनों बता दी। अब आते हैं वायरल में, सबसे पहले है बेटा कॉमन कोल्ड। सामान्य सर्दी जुकाम है बेटा, राइनो वायरस की वजह से होता है। राइनो वायरस की वजह से छींका किसी, मैंने मान के चलो हाथों में, वही चीज मैंने किसी और को दे दी, हाथ में लाने से, सामने बैठने से, साथ में खाना खाने से, ये क्या होता है बेटा, ये कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी हो जाती है, जो कि दवाई लेने पे नहीं 4 से 5 दिन में वैसे ठीक हो जाती है। अब अगर बात करते हैं और जो दिया है, जैसे बात करते हैं पोलियो वायरस, ये तो पोलियो का भी कम्युनिकेबल था, वो खत्म हो गया अभी तो फिलहाल। अब अगर बात करते हैं डेंगू के बारे में, डेंगू बेटा आता है फ्लेवी वायरस से। अब आप कहोगे वायरस से होता है, हमने तो मच्छर सुना था। बेटा इसका एक मच्छर होता है जिसे बोलते हैं बेटा एडीज एजिप्टी। अभी बताऊंगा, अलग अलग मच्छर होता है सबका। एडीज एजिप्टी, कौन सा मच्छर होता है बेटा, एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी बेटा जो हमारा जिप्टी लिख दिया मैंने एजिप्टी की जगह, मॉस्क आ गया, ये पूरा डाल दो। एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, जिसे हम बेटा टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। कैसे, क्योंकि इन पे डार्क और लाइट लाइनिंग होती है। देखो ये कहीं सफेद काला सफेद काला, ये बेटा है। अगर इस मच्छर के ऊपर फ्लेवी वायरस हुआ, ये मच्छर ऐसे नहीं, अगर इस मच्छर के ऊपर फ्लेवी वायरस हुआ और मच्छर हमें काट ले,
तब जाके हमें हमारे अंदर कौन सा वायरस पहुंचेगा, डेंगू वाला। तो मच्छर तो केवल एक वाहक है, मच्छर केवल एक वेक्टर है जो इस वायरस को हमारे अंदर पहुंचा रहा है। तो मच्छर से हमारे अंदर आया, लेकिन सीधी सी बात है हुआ किससे, हुआ तो है बेटा ये वायरस से। तो डेंगू को एडिस एजिप्टी मच्छर तो केवल क्या करता है, ट्रांसफर करता है, वाहक होता है इसीलिए। और डेंगू का मच्छर अलग, मलेरिया का अलग होता है। अब अगर हम बात करते हैं कवक के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कवक। तो कवक वाले कौन से रोग होते हैं, जैसे दाद, खाज, रिंगवॉर्म, ये जो हमारी बीमारियां होती हैं, जो रिंगवॉर्म डिसीज होती है, सारी चीजें, ये सारी बीमारियां, ये देखो ऐसे चट्टे बन जाते हैं, त्वचा ड्राई सूखी होती है, स्केल से हो जाते हैं इन पे, ये सारी जलन वगैरह होती है, ये सब कौन सी बीमारी है बेटा हमारी, ये फंगल डिसीज है। ये कौन सी डिसीज है बेटा, फंगल डिसीज है हमारी, कवक वाली बीमारियां है बेटा। ये किससे होती हैं बेटा, ट्राइकोफाइटोन, पॉलीस्पोरम, ठीक है, ये सारी ट्राइकोडर्मा, इनसे होता है बेटा। इनसे अगर ये हो रहा है बेटा, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये किस जगह पे होता है, जहां पे नमी ज्यादा हो और थोड़ी सी क्या है, गर्म जगह हो। तो आप ऐसा बोल सकते हो, गर्माहट वाली जगह और नमी, मॉइस्चर प्लेस पे और क्या, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे क्या कर जाते हैं बेटा, ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अब ये फैलता कैसे है, तो आपने किसी का टॉवल यूज कर लिया, कंगा यूज कर लिया, तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये बेटा बीमारियां आपकी फैल जाती हैं। ये कौन सी है बेटा, इन्हें कहते हैं फंगाई। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, फंगाई डिसीज बोलते हैं, ये कवक वाली बीमारियां हैं। अब बात करते हैं बेटा प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ में कौन आता है बेटा, प्रोटोजुआ में आता है बेटा हमारा प्लाज्मोडियम। क्या आता है बेटा प्रोटोजुआ में, प्लाज्मोडियम। प्रोटोजुआ में आता है बेटा हमारा प्लाज्मोडियम, जो कि क्या करता है बेटा, यही प्लाज्मोडियम आता है बेटा। एक और आता है प्रोटोजुअन डिसीज में, कौन, एक और आता है बेटा अमीबियासिस, जिसे कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें कौन सी बीमारी आती है, इसमें बीमारी आती है बेटा अमीबियासिस, पढ़ने वाले हैं। पहले प्लाज्मोडियम जो बेटा मलेरिया करता है, प्लाज्मोडियम जो बेटा क्या कर रहा है बेटा, मलेरिया करता है। अब बेटा हमारे अंदर मलेरिया एक ही टाइप का नहीं होता है, हमारे अंदर जो प्लाज्मोडियम है ना तो एक होता है, ना मलेरिया एक टाइप का होता है बेटा। क्योंकि हमारे अंदर प्लाज्मोडियम के अगर हम टाइप्स देखें तो बेटा कौन कौन से टाइप होते हैं बेटा, प्लाज्मोडियम के टाइप होते हैं, कैसे, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, एक होता है बेटा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एक होता है बेटा प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो ये सारे अलग अलग करते हैं, लेकिन इनमें से आपको केवल सबसे ज्यादा याद रखना है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है बेटा हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि बेटा मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, इंपोर्टेंट है, मैलिग्नेंट मलेरिया करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो कि कौन सा मलेरिया करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, सबसे खतरनाक मलेरिया होता है ये वाला। अब मलेरिया फैलता कैसे है, तो बेटा एक हमारी है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, कौन सा है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, सीधी सी बात है, जिसे कहते हैं बेटा मादा एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर है बेटा। मेल मच्छर कभी भी नहीं काटते, हमेशा काटने यानी खून चूसने का काम किसका होता है बेटा, फीमेल मच्छर का होता है। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ये मच्छर अलग है। अब कोई आपसे पूछ सकता है, बताओ क्या मेल जो हमारा डेंगू वाला मच्छर था वो कौन सा था, एडीज एजिप्टी, ये वाला मच्छर कौन सा है, फीमेल एनाफ्लीज। इसके ऊपर बेटा हमारा ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। क्या हर मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो मलेरिया तो केवल कुछ वो मच्छर काटे जो खुद पैरासाइट, जिसके अंदर खुद पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम मौजूद हो, जिसकी वजह से हमारे अंदर प्लाज्मोडियम चला जाता है और हम कैसे हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर प्लाज्मोडियम नहीं गया तो फिर हम बीमार नहीं होंगे, प्लाज्मोडियम हमारे अंदर चला गया तो हम क्या हो जाएंगे बेटा, बीमार हो जाएंगे। तो हमें मेन मच्छर से दिक्कत नहीं है, मच्छर के अंदर जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वो हमें बीमार कर देता है। मच्छर तो केवल वाहक की तरह काम करता है। तो मलेरिया मच्छर का वाहक कौन है बेटा, फीमेल एनाफ्लीज है, जो मलेरिया मच्छर का क्या है बेटा, वाहक। एक और बीमारी आती है बेटा इसके अलावा जो प्रोटोजोआ से होती है, जिसे कहते हैं बेटा अमीबियासिस, अमीबियासिस, अमीबता भी कहते हैं जिसे। ये किससे होती है बेटा, ये होती है बेटा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये होती है बेटा किससे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें क्या होता है बेटा, हमारे आंतों में तो अपच हो जाती है थोड़ी सी, समझ लो। ये भी गंदे भोजन पानी से फैलता है, किससे बोलता है बेटा, गंदे भोजन पानी से। लेकिन इसका वाहक कौन है, कौन फैला रहा है, तो एक मक्खी होती है, जैसे बेटा होता है ना कई बार
कि ये अमीबियासिस है, तो गंदे नाले में मक्खी बैठी हुई है, और उसी मक्खी कहाँ है बेटा, आपकी, जैसे मान के चलो आप गए मॉल में, आप आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है, साइड में अब बाहर खड़े होके खा रहे हैं, जैसे डीडी मॉल पे मिलती है बाहर, अब पता चला कि वहीं बगल में नाला पीछे, और उसी नाले में भैया मक्खियां उड़ रही हैं। किसी पर्सन को अगर अमीबिया है, अमीबियासिस है, तो भैया वो जाएगा, उसमें क्या क्या कैरेक्टर होंगे, पेट दर्द होगा उसका, उसका स्टूल निकलेगा, वो थोड़ा ब्लडी होगा, ब्लड आएगा, म्यूकस आएगा, उसमें थोड़ा अपच होगी, भूख नहीं लगेगी, पेट दर्द होगा, ये सारी चीजें। तो मान लो उसी मल पे बैठ के मक्खी आई और आपकी आइसक्रीम पे बैठ गई, आइसक्रीम तो फेंकते नहीं है तुम ऐसे करके खा लोगे, तो वो कहाँ चला गया, वो अंदर, अंदर चला गया तो आपको भी हो जाएगा। इस तरीके से जो खराब भोजन पानी है, तो वो किससे हुए, ये अमीबियासिस हमारी उससे फैल जाती है। तो ये भी कौन सा है, अमीबियासिस बेटा किससे होती है, ये भी एक प्रोटोजोआ वाली बीमारी है। अब आते हैं बेटा हेलमिंथ डिसीज या कृमि रोग में। किसमें आता है बेटा, हेलमिंथ डिसीज। तो आपको प्रोटोजोआ में केवल दो ही याद रखनी है, एक तो मलेरिया बेटा, और दूसरा आता है हमारी अमीबियासिस। एक मलेरिया और अमीबियासिस। मलेरिया किससे फैलता है बेटा, फीमेल एनाफिलीज मच्छर से, प्लाज्मोडियम करता है, ये बेटा करता है एंट अमीबा हिस्टोलेट का, और बेटा ये क्या है बेटा, ये हमारी मक्खी वगैरह से इससे फैलता है। बात करते हैं अब हेलमिंथ डिसीज में। हेलमिंथ जो हमारी बीमारी होती है कृमि रोग, इसमें कृमि क्या होते हैं बेटा, लंबे लंबे, प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज अगर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूं, एस्केरिस। ऐसे लंबे लंबे कीड़े से जो होते हैं ना बेटा, इन्हें कहते हैं बेटा हम एस्केरिस। ये देखो, ये है बेटा, ये लंबे लंबे से कीड़े हैं ना, इन्हें बोलते हैं कृमि। इन्हें क्या कहते हैं, कृमि। हालांकि ये गोल कृमि है। कैसे कृमि है बेटा, ये गोल कृमि है, राउंड बॉम्ब है, और इसका नाम है बेटा एस्केरिस। इसका नाम है एस्केरिस। और ये दोनों कैसे हैं, मेल है। क्यों, क्योंकि दोनों की पूंछ कॉइल है। एस्केरिस जो होते हैं, इनसे होने वाली जो बीमारी है बेटा, इसे बोलते हैं बेटा हेलमिंथ में दो ही बीमारियां आपको पढ़नी है। एक तो पढ़नी है बेटा एस्केरियासिस, और एक होती है बेटा फाइलेरियासिस। एस्केरियासिस और दूसरी होती है बेटा फाइलेरियासिस। एक होती है एस्केरियासिस, एक होती है फाइलेरियासिस। एस्केरियासिस में किससे होता है बेटा, एस्केरियासिस हमारी फैलती है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से। नाम याद रखना बेटा, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड नामक जो ये रहा, इससे फैलती है। अब ये फैलता कैसे है बेटा, सीधी सी बात है, जैसे मान के चलो यही सारी चीजें कि किसी को अगर जैसे एस्केरियासिस होती कैसे है, ये समझ लो बेटा। एस्केरियासिस होती कैसे है, ये समझो बेटा। देखो, अगर हम बात करते हैं, अगर हम एस्केरियासिस की बात करते हैं बेटा, तो किसी को है, ये देखो आंतों में कीड़े हो जाते हैं, इसी में वो लक्षण है। क्या होता है बेटा, आंतों में कीड़े हो जाएंगे ऐसे बड़े बड़े, ये देखो आंत काट के निकालनी पड़ती है बेटा पूरी, ये सारी चीज, ये हमारी ऐसी बीमारी होती है बेटा, इंटेस्टाइन काट के निकालने पड़ते हैं, बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं आंतों में। अब ये कीड़े हुए कैसे बेटा, तो अगर आपने गंदा से मान के चलो कहीं, इनकी क्या है स्कोर, जैसे किसी को अगर एस्केरियासिस है, तो उसके वो मतलब उसका मल है, मल वो बाहर अगर निकालने गया, जिसके चक्कर में क्या है बेटा, मल तो खत्म हो गया, लेकिन उसके स्पोर जो बीजाणु है वो हमेशा बने रहे, जिससे वहां पे फल वगैरह लगे, उन पे धूल उड़ के वो स्पोर भी चिपक गए, आपने बगैर धोए खा लिए, तो वो स्पोर आपके अंदर चले गए, फिर धीरे 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 ये बीमारी बढ़ती जाती है। इसे कृमि रोग कहते हैं। कृमि मतलब लंबे लंबे कीड़े से, और ऐसी बीमारियों को कहते हैं बेटा हेलमिंथ डिसीज। एक आती है बेटा फाइलेरियासिस, दूसरी हेलमिंथ डिसीज है लास्ट वाली, जिसे कहते हैं बेटा हम फाइलेरियासिस। ये किससे होती है बेटा, नाम याद रखना, ये होती है बेटा बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई से। ये किससे होती है बेटा, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई से होती है। ये भी एक क्या है, कृमि है। ये भी एक क्या है, कृमि है। इससे होने वाली बीमारी को बोलते हैं बेटा हम एलिफेंटियासिस। क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, इसी को हिंदी में कहते हैं बेटा हाथी पांव रोग। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, हाथी पांव रोग। इसमें एक पैर हाथी के जैसा हो जाता है, इसमें एक पैर किसके जैसा होता है, हाथी के जैसा हो जाता है। लेकिन ये फैलता कैसे है फाइलेरियासिस, अभी बता रहा हूं। बस ये नेट चल जाए थोड़ा सा, ये देखो, अभी आपको दिख तो गया ही होगा, एक पैर बहुत पतला, एक पैर बहुत मोटा, कई बार दोनों पैरों में हो जाता है, कई बार दोनों पैरों में हो जाता है।
ये बेटा एस्केरियास, जो देखो ये फाइलेरियासिस है, हाथी पांव रोग बोलते हैं, एलिफेंट फुट। ये देखो इस कैसे फैल गया पता है, केवल एक मच्छर के काटने से। अब वो मच्छर में जो अंदर है वो बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्ट है। मच्छर पे कौन पैरासाइट था, वो बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्ट है। बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्ट है, ये बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्ट है। ये क्या काम करता है, ये बेटा यही है ये कृमि जो बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्ट है, जो मच्छर के ऊपर पैरासाइट था, और इसका मच्छर आता है बेटा और ये मच्छर काट लेता है। ये मच्छर क्या कर लेता है बेटा, काट लेता है। कौन सा मच्छर आता है इसके लिए, क्यूलेक्स। ये मच्छर का नाम याद मत रखो, नहीं आएगा फिर भी। एक क्यूलेक्स मॉस्किटो आता है बेटा, जिसके ऊपर ये पैरासाइट होता है, उसने काट लिया। तो होती कैसे, किसको प्रभावित करती है बेटा, मैं आपको बताऊं। असल में हमारे अंदर लिम्फ होता है, रक्त होता है, रक्त के अलावा भी एक व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है ब्लड के अलावा, जिसे लिम्फ बोलते हैं। और वो लिम्फ में एक ट्यूब होती है, और वो लिम्फ नोड कहाँ होते हैं बेटा, हमारे जहां दोनों पैर ज्वाइंट होते हैं उस जगह पे। जिसकी वजह से आप मान के चलो दोनों पैर ज्वाइंट है, जैसे एक व्यक्ति है ऐसा, इसके दोनों पैर यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ लिम्फ नोड है। अब ये क्या काम करता है, लिम्फ यहाँ से जाता बेटा, क्या है, लिम्फ वापस आता है, यहाँ से जाता नहीं है, जाता ब्लड है, लिम्फ यहाँ से वापस ऊपर आता है। अब मान के चलो बेटा यहाँ से ब्लड जा रहा है, जो लिम्फ के फॉर्म में कुछ में वापस आ रहा है, लिम्फ नोड इसको फिल्टर करके भेजती है, और ये फाइलेरियासिस क्या करता है, इसी लिम्फ नोड को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर दिया तो क्या लिम्फ निकल पा रहा है, नहीं, लिम्फ ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, इसलिए पैर में इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, जिसकी वजह से एक पैर मोटा होता जाता है। इसे कहते हैं एलिफेंट फुट, एलिफेंटियासिस, हाथी पांव रोग बोलते हैं। यही नहीं, इससे हमारे जितने जननिक अंग होते हैं, जनन अंग होते हैं, सब खराब हो जाते हैं, यानी इंसान स्टेराइल हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर वो कभी भी जनन नहीं कर सकता। ये सारी बीमारियां हो गई बेटा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा, आप लोगों के लिए एक चीज और है, मैं आपको केवल हिंट दे देता हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं बेटा, कि आपको प्लाज्मोडियम साइकिल जो है हमारी, वो आपको पढ़ के जानी है, वहां से क्वेश्चन बनता है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, मैं आपको इसमें सारे टॉपिक कवर नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं आपको पूरे टॉपिक कवर नहीं करा रहा हूं। मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, जैसे ड्रग्स में नहीं कराऊंगा, वो आपको करना है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, ठीक है, और जो हमारे एड्स की पूरी साइकिल होती है, अभी अगर टाइम बचा तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज ये आपको खुद से करने हैं। बाकी जो टॉपिक इंपोर्टेंट है, जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो टॉपिक कवर करने के लिए जो सारी चीजें होती हैं, वो हम सारी चीजें इसमें कर रहे हैं। अब अगर इसको हम करते हैं पूरा, तो कैसे कवर करना है इसमें, इसमें अगर हम बात करते हैं बेटा, अब हमें करना है बेटा इम्यूनिटी। हमारे अगला टॉपिक आता है बेटा इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे प्रतिरक्षा क्या होती है, इम्यूनिटी या फिर प्रतिरक्षा क्या होती है। तो आपको बोलना है बेटा, किसी भी पैथोजन, पैथोजन यानी रोग कारक, जिसकी वजह से हमें रोग हो रहा है, किसी भी पैथोजन या मान के चलो रोग कारक के लिए हमारे शरीर की जो लड़ने की क्षमता होती है, जो फाइटिंग एबिलिटी होती है, उसी एबिलिटी को कहते हैं बेटा इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्यूनिटी, ठीक है। अब इम्यूनिटी होती कैसी है बेटा, अब इस इम्यूनिटी में भी हम आपको बताते हैं बेटा, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है बेटा। कौन कौन सी इम्यूनिटी होती है अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो कि प्रतिरक्षा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि ये इम्यूनिटी है क्या, कौन करता है, तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए बेटा, इम्यूनिटी बेटा दो तरीके की होती है। इम्यूनिटी होती क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दिया कि इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर की किसी भी रोग से या किसी भी रोग कारक जैसे पैथोजन, उससे लड़ने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। कुछ इम्यूनिटी ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर बाय बर्थ आती हैं, जन्म से होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं बेटा जो जन्म के बाद, जैसे अगर आप बात करते हो, हम बात कर रहे हैं पहली हमारी जो इम्यूनिटी है, जिसे बोलते हैं हम इन्नेट इम्यूनिटी। पहली जो हमारी इम्यूनिटी है वो है बेटा इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी है बेटा हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट का मतलब होता है बेटा जन्मजात प्रतिरक्षा जो हमारी होती है वो, ठीक है। और अगर यही बात करते हैं हम किसके बारे में, जी हमारी होती है एक्वायर्ड यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। ये कौन सी है बेटा, उपार्जित, जो जन्म से ही हमें मिल रही है, वो कौन सी है, इन्नेट। जो जन्म के बाद विकसित हो रही है उसे कहते हैं बेटा उपार्जित। अब अगर हम जन्म के बारे में बात करते हैं बेटा, तो जन्म से कौन कौन सी मिलती हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो जन्म से मिलने वाली हमें केवल चार होती हैं। कौन कौन सी बेटा, चार प्रकार, चार बैरियर होते हैं। पहला होता है बेटा फिजिकल बैरियर,
इसे कहते हैं फिजिकल बैरियर। इसमें क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि इसमें आता कौन कौन है हमारे फिजिकल बैरियर में, जिसे कहते हैं भौतिक अवरोध। फिजिकल बैरियर ऐसे क्या कहते हैं बेटा? भौतिक अवरोध। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं बेटा हमारी त्वचा यानी स्किन, या फिर आता है हमारा म्यूकस, श्लेष्मा कहते हैं इसे। इसमें कौन आता है बेटा? स्किन आती है और म्यूकस आता है। ये क्या काम करता है? हमारे अंदर बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, अब उस बच्चे को बीमारी से कैसे बचाया जाए? अब उस बच्चे को बीमारी से बचाया कैसे जाए? तो उस बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए उसकी पहली डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन है। बैक्टीरिया वगैरह स्किन से अंदर नहीं जाते। दूसरा, मान लो स्किन से चले मुंह खुला हुआ है, कई जगह जहां पे ओपनिंग है, नाक, ये क्या काम करेगा? जैसे म्यूकस होता है, म्यूकस यानी श्लेष्मा जो होता है, जिसे हम लार वगैरह, लार नहीं कहेंगे लेकिन आप बोल सकते हो श्लेष्मा, मोटा मोटा कफ जैसा होता है, वो क्या काम करते हैं? उसमें बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और अंदर नहीं जाने देते, जिससे बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, केवल अंदर जाने से रोकेगा। इसे कहते हैं फिजिकल, भौतिक कारक। दूसरा होता है बेटा फिजियोलॉजिकल, ये मैं बता रहा हूँ जन्म से ही है। फिजियोलॉजिकल ये क्या काम करते हैं बेटा? ये कारिक कारक का क्या मतलब है? फिजियोलॉजिकल मतलब होता है बेटा ये क्या काम करेंगे? ये इसे मार के रोकेंगे। जैसे इसमें कौन कौन आएगा बेटा? हमारे पेट में रहने वाला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर पहुंच गया तो मर जाएगा। हमारा सलाइवा जिसे कहते हैं लार, हमारी जो लार है इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आता है तो वो मर जाता है। ये रोक नहीं रहा है, ये उसको खत्म कर रहा है, उसकी वृद्धि को रोक रहा है खत्म करके। तीसरा और कौन होता है बेटा? तीसरा आंसू, टीयर, जो हमारे आंसू होते हैं वो आंसू भी किसमें आते हैं? इसी में आते हैं बेटा। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिजिकल केवल रोकते हैं, फिजियोलॉजिकल उनको मार के उनकी ग्रोथ को कम करते हैं। तीसरा वाला आता है बेटा सेलुलर, कोशिकीय अवरोध, जिसे कहते हैं बेटा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर का क्या मतलब होता है बेटा? कोशिकीय अवरोध है कि हमारे अंदर जैसे WBC में कौन कौन सी, जैसे मैक्रोफेजेस हो गई, जैसे न्यूट्रोफिल हो गई, जैसे फेगोसाइट हो गई सेल्स, ये सब क्या काम करती हैं? अलग अलग कोशिकाएं हैं जो डायरेक्ट, मान लो अंदर बैक्टीरिया, पहले तो फिजिकल ने रोका, नहीं माना, फिजियोलॉजिकल पे पहुंच गया हाथ वगैरह में, फिर भी मान लो स्टमक वगैरह में बच गया और ब्लड में पहुंच गया, तो हमारे ब्लड में ऐसी ऐसी कोशिकाएं होती है डायरेक्ट उसको मार के खा जाएं, तो ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं हम कोशिकीय अवरोध। जैसे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, ये सारी होती हैं जो क्या काम करती हैं? अवरोध का काम करती हैं। अगला वाला बेटा हमारा आता है कोशिकीय अवरोध के बाद, ये तो कोशिकीय अवरोध है। कोशिकीय अवरोध के बाद हमारा अगला वाला आता है बेटा लास्ट, जिसे कहते हैं बेटा क्या? जिसे कहते हैं साइटोकाइनिन। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन जो हमारा होता है ये क्या काम करता है बेटा? ये केवल वायरस के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? वायरस के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ये वायरस को रोक रहा है। किसको रोक रहा है बेटा? वायरस को रोकेगा। वायरस को रोकेगा, कैसे रोकता है बेटा? जैसे मान के चलो यहाँ पे एक सेल है, इसके अंदर अगर कोई वायरस आ गया है तो ये क्या काम करेगी? ये केमिकल निकालेगी। इस केमिकल को कहते हैं बेटा हम इंटरफेरॉन। याद रखना इंपोर्टेंट है, इस केमिकल को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन केमिकल इसकी पड़ोसी कोशिका के साथ जुड़ जाएगी, तो पड़ोसी कोशिका को पता लग जाएगा कि इसके अंदर वायरस आ गया है, और वो इससे लड़ने के लिए अपने आप को पहले से क्या कर लेगी? मजबूत, और इससे लड़ने वाली प्रोटीन पहले ही बना के रख लेगी, जिससे इनमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये चारों इम्यूनिटी, तो ये इंटरफेरॉन केवल किसमें आता है? इंटरफेरॉन केवल एक प्रोटीन है जो कि कौन बनाता है? ये वो सेल बनाती है जिसमें खुद में इन्फेक्शन हो चुका है लेकिन वो पड़ोसी कोशिकाओं को बचाना चाहती है, तो इंटरफेरॉन का सीक्रेशन होता है। तो इंटरफेरॉन का निकलना ये कौन सा बैरियर है बेटा? साइटोकाइनिन बैरियर है। तो सीधी सी बात है बेटा, जो जन्मजात है, जो जन्म से ही है, उसमें कौन कौन है? भौतिक अवरोध। दूसरा कौन सा है? फिजियोलॉजिकल में कौन सा आएगा बेटा? जैसे मार के जो मार रहे हैं, HCl, सलाइवा, आंसू। कोशिकीय यानी हमारे अंदर जैसे क्या है? कोशिकाएं उस ब्लड में पहुंच गया फिर भी, तो उसे कौन? कोई कोशिकाएं जैसे हमारी क्या है? WBC, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, जैसे मार देंगी तो ये बचा लेंगी। मान के चलो फिर भी कोई वायरस अगर अंदर चला गया कुछ सेल के अंदर, तो उसमें तो इन्फेक्शन हो गया, लेकिन वो एक प्रोटीन निकालती है, इसे इंटरफेरॉन कहते हैं, जिसके आसपास की कोशिकाओं को बचा लेता है। ये इन्नेट इम्यूनिटी है बेटा, हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा है, जो किसी भी बालक में या किसी भी चीज में जन्मजात आती है। अब जन्मजात के बाद हम कौन सी प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं बेटा? उपार्जित। कौन सी प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं बेटा? उपार्जित। अगर हम उपार्जित प्रतिरक्षा देख रहे हैं, इसका मतलब हम कौन सी देख रहे हैं बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो जन्म के बाद आती है। एक्वायर्ड में बेटा होती है दो, एक होती है बेटा AMI और एक होती है बेटा CMI।
एक कौन सी आती है AMI, एक कौन सी आती है CMI। क्या होता है AMI मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे कहते हैं एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा। दूसरा आता है CMI, जिसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे कहते हैं कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा। क्या होता है असल में ये, इसका मतलब AMI का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाई जाएंगी। क्या बनाई जाएंगी बेटा एंटीबॉडीज। अब आप कहोगे एंटीबॉडी क्या होती है बेटा, एंटीबॉडी बेटा ऐसी प्रोटीन होती हैं जो हमारे शरीर से किसी भी रोग कारक के लिए बनाई जाती है। रोग कारक को मारने के लिए जो प्रोटीन बनाई जाती है बेटा, उससे लड़ने के लिए, तो ऐसी प्रोटीन को कहते हैं बेटा हम एंटीबॉडी। और जब भी किसी भी रोग कारक या किसी भी बीमारी को एंटीबॉडी बना के खत्म किया जाता है, एंटीबॉडी बना के उसे नष्ट किया जाता है, या एंटीबॉडी से मारा जाता है, तो उसे कहते हैं बेटा हम एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमारे शरीर में एक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बी सेल या फिर बी लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा बी लिम्फोसाइट कहते हैं बेटा। यही लिम्फोसाइट जो होते हैं ये क्या काम करते हैं बेटा, ये लिम्फोसाइट किसका काम करते हैं बेटा, ये एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है, तो आपको बोलना है कि किसी भी बीमारी को मारने के लिए हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए जो प्रोटीन बनाती है, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं एंटीबॉडी। और इसी एंटीबॉडी अगर किसी भी चीज की एंटीबॉडी हमारे अंदर है, तो इसका मतलब वो चीज हमारे अंदर रोग नहीं कर सकती है। तो एंटीबॉडी बना के लड़ना, इसे क्या कहते हैं बेटा एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा। लेकिन अगर एंटीबॉडी नहीं बन रही है, डायरेक्ट हमारी बॉडी की सेल लड़ रही है, डायरेक्ट हमारी बॉडी की कोशिकाएं लड़ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे कहते हैं कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा। इनमें बहुत सारी सेल आती हैं, जैसे हेल्पर टी सेल, अभी बताऊंगा। ये कौन से लिम्फोसाइट बनाता है, इसे मेंटेन करती है बेटा टी सेल, या इसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट। इसे क्या कहते हैं बेटा टी लिम्फोसाइट। अब ये होती क्या है कैसे क्या है पहले पूरा पढ़ा चुके हैं। ये होता है बेटा टी लिम्फोसाइट। तो आपको याद रखना है बेटा कि कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा कौन नियंत्रित करता है, तो टी लिम्फोसाइट। कोई कहे अगर बताओ एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा कौन नियंत्रित करता है, तो बी लिम्फोसाइट, क्योंकि बी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। टी लिम्फोसाइट कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाता। ये टी लिम्फोसाइट केवल एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, लेकिन बनाता कौन है एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट तो केवल और केवल एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, इसलिए हेल्पर टी सेल होती हैं। इसमें कुछ ऐसी सेल होती हैं जो डायरेक्ट किसी को मार देती हैं, किलर टी सेल होती हैं। इसी में बेटा आती है एक मेमोरी सेल बेटा, जो क्या काम करती है, जो याद रखती है। जो क्या करती हैं बेटा याद रखने का काम करती हैं। तो अलग अलग हमारी सेल होती हैं, तो जो कोशिकाओं के आधार पर प्रतिरक्षा है उसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, जो टी लिम्फोसाइट नियंत्रित करती है। जो एंटीबॉडी बना के मारते हैं उन्हें एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा कहते हैं, जो कि कौन लिम्फोसाइट करता है हमारा बी लिम्फोसाइट। और जिसको लग रहा है कि सर ये बी और टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, तो आप ये बोलो हमारे अंदर लड़ने वाली कोशिकाएं होती है ना WBC, उन WBC में से प्रकार है एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट AMI को नियंत्रित करता है, एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि एंटीबॉडी को बनाता है। एंटीबॉडी बनाने में कौन हेल्प करता है, टी लिम्फोसाइट करता है हमारा। ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ ली, एंटीबॉडी इम्यूनिटी, ये सारी चीजें। अब हम आपको सिखाते हैं बेटा एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। समझो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा, देखो भैया एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो बेटा एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है बेटा जिसमें एंटीबॉडी हमारे शरीर बनाता है, हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। ऐसी इम्यूनिटी में हम क्या कहते हैं बेटा, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, जिसमें हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, हमारा शरीर खुद बनाता है। लेकिन जिसमें बनती नहीं है, हमारे शरीर को बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है बचने के लिए, तो उसे कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय। तो सक्रिय में भी दो होती हैं बेटा, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल, यानी एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। और निष्क्रिय में भी दो होती हैं बेटा, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अभी बता देता हूं बेटा कैसे होती है। ठीक है, एक एक जगह हिंदी इंग्लिश लिख दिया।
अब क्या है बेटा, आर्टिफिशियल और नेचुरल। सक्रिय का मतलब मान लो, ऐसा मान लो कि हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को हमें होमवर्क करना सिखाना है, तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप खुद होमवर्क कर दो या उसको सिखा दो। उसको सिखाओगे तो आगे वो दोबारा खुद कर लेगा, जो लाइफ टाइम चलेगा। अगर आप कर दोगे तो वो नहीं सीखेगा, अगली बार आपको फिर करवाना पड़ेगा। तो हमारे लिए बढ़िया कौन सी है, एक्टिव इम्यूनिटी। इसलिए हम हमेशा इम्यूनाइजेशन जो करते हैं, अपनी बॉडी में जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो एक्टिव यानी सक्रिय से बढ़ाते हैं। अब कहो सर हमारे अंदर एंटीबॉडी बनती कैसे? तो जैसे क्या है कि कोई भी बच्चा है जब तलवारबाजी सीखता है तो डायरेक्ट लोहे की पैनी तलवार नहीं देते उसे, उसे हम देते हैं लकड़ी की तलवार, जिससे क्या उसको लग ना जाए और वो सीख भी जाए। बिल्कुल ऐसे ही बेटा हम क्या काम करते हैं, वैक्सीन आपने सुना है, वैक्सीनेशन, जिसे हम टीकाकरण भी कहते हैं, ये हमारे अंदर सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, वो भी कृत्रिम वाले में। क्यों? हम क्या काम करते हैं बेटा, वैक्सीनेशन कभी कोई दवाई नहीं होती, वैक्सीन कभी भी दवाई नहीं होती। वैक्सीन में या टीके में क्या करते हैं, हम कमजोर या निष्क्रिय हुए बैक्टीरिया वायरस को एंटर कर देते हैं हमारे शरीर में, जिससे हमारा शरीर उनसे लड़ने की क्षमता सीख जाता है और उसके लिए एंटीबॉडी बना देता है। उसके लिए क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, जिससे क्या होगा हमारे शरीर, जिससे जब असली वाला कोरोना या कोई वायरस आएगा, तो अगर हमारे पास वैक्सीन लगी है तो वैक्सीन का क्या मतलब है, हमारे शरीर ने उससे लड़ना सीख लिया है, उसके लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी है और वो असली वाले वायरस को मार देंगी, हमारे पास वो बीमारी नहीं होगी। ये होता है। अब आप कहोगे सर जी ये तो ठीक है, तो वैक्सीन किस में आई बेटा, सक्रिय प्रतिरक्षा में आई, वो भी कृत्रिम, क्योंकि वैक्सीन में तो हमने जान बना के दिया है ना, जानबूझ के, तो कृत्रिम रूप से दे रहे हैं, इसलिए इसे कैसे बोलते हैं, किसमें आती है, आर्टिफिशियल में। लेकिन मान लो कोई एक इंसान है जैसे नेचुरली प्राकृतिक कोरोना हो ही गया है, हमने कोई वैक्सीन नहीं दी है, लेकिन उसे खुद से ही कोरोना हो गया है, और कोरोना होने के बाद खुद से इन्फेक्शन हो गया है, तो अगर खुद से हो गया है तो भी तो उसकी बॉडी लड़ना सीखेगी, हालांकि नुकसान थोड़ी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन लड़ना तो सीखेगी ना। तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी सक्रिय प्रतिरक्षा। एक बार जिसको जो बीमारी होगी वो दोबारा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोरोना वाला वायरस आया तो उसने क्या काम किया, लड़ना सीखा। क्या हमने इसमें प्राकृतिक कृत्रिम तरीके से डाला? नहीं, प्राकृतिक पहुंच गया है, तो ये भी सक्रिय है, लेकिन ये कैसा है, नेचुरल। लेकिन हमने वैक्सीन वगैरह दी, ये भी क्या है, सक्रिय है, लेकिन ये आर्टिफिशियल यानी हमने कृत्रिम रूप से दिया है। इसमें हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाना सीखी है। तो कभी भी अगर जैसे मान के चलो किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे मान के चलो अगर हमने किसके लिए वैक्सीन लगवाई, टिटनेस के लिए वैक्सीन लगवाई, तो अगर मुझे टिटनेस बीमारी हो चुकी है या किसी को टिटनेस बीमारी हो चुकी है, तो क्या उसके अंदर वो बीमारी, क्या उसके अंदर वैक्सीन लगाने का कोई फायदा है? नहीं, क्योंकि उसके शरीर ने पहले से ही एंटीबॉडी बना के रख ली है। इसीलिए तो बेटा वैक्सीनेशन की खोज, वैक्सीन सबसे पहले टीकाकरण एडवर्ड जेनर ने बनाया था। तो आप ऐसा बोलो तो कितने हैं सक्रिय, कितने हैं, दो। एक सक्रिय, कौन से सक्रिय वाली दो, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। प्राकृतिक रूप से इन्फेक्शन हो गया तो कौन सा है, नेचुरल। हमने टीका दिया, वैक्सीन दिया बनाने, एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो कौन सी है, सक्रिय। अब बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसमें एंटीबॉडी बनाएंगे नहीं, बनी बनाई एंटीबॉडी देते हैं। इसमें एंटीबॉडी हम बनाएंगे नहीं, बनी बनाई एंटीबॉडी देते हैं। तो बनी बनाई एंटीबॉडी किसमें दे रहे हैं बेटा, प्राकृतिक रूप से किसमें दे रहे हैं बेटा, जैसे माँ का दूध होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, याद रखो। सबसे पहला जो दूध होता है माँ का, जो कोलेस्ट्रम होता है हल्के पीले रंग का, तो उसमें क्या होते हैं बेटा, एंटीबॉडी। और उसमें सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है। जिसमें देखो बनी बनाई एंटीबॉडी है, तो ये कौन सी है, निष्क्रिय है, लेकिन कहाँ प्राकृतिक रूप से मिल रही है। या कोई माँ प्रेग्नेंट है तो उसके प्लेसेंटा में से IgG एंटीबॉडी निकल के बच्चे में चली जाती है, तो माँ के प्लेसेंटा से बच्चे में क्या चली गई बेटा, एंटीबॉडी चली गई। तो वो कौन सी है, प्राकृतिक है, लेकिन निष्क्रिय है, बनी बनाई है। अब कृत्रिम में बनी बनाई क्या होती है, जैसे हमें टिटनेस हो जाते हैं, कहते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया तो आपके अंदर पहुंच गया। अब बॉडी ने पता चला एंटीबॉडी बनाई या ना बनाई, इसलिए पहले का कि ऐसा नहीं है कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है, हम बेटा 3 के लिए इकट्ठी वैक्सीन लगवाते हैं। बेटा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि DPT ये वैक्सीन किसके काम आती है, हम बहुत छोटे थे तभी लग गई हमारे अंदर। ये बेटा 3 बीमारियां, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, तीनों हमारी बैक्टीरियल बीमारियां हैं। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, ये तीनों बैक्टीरिया वाली बीमारी है, और ये DPT वैक्सीन इन्हीं तीनों में काम करती है। बचपन में ही लगवा चुके हैं, फिर भी हमें डर बना रहता है कहीं, क्योंकि टिटनेस बहुत खतरनाक बीमारी है बेटा। इसे धनु स्तंभ बीमारी भी कहते हैं। इसमें इंसान मस्कुलर स्पैज्म इतना हो जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती गई, पता चला इंसान हड्डी टूट जाए उसकी, मुड़ते मुड़ते धनुष के जैसा हो जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे अगर आपको बताऊं, देखो अगर इसमें आ गई तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये सीवियर कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जिसमें वो ठीक नहीं होगा कभी।
मरना ही पड़ेगा, बहुत दर्दनाक मौत होती है, कोई इलाज नहीं है बेटा। ये देखो भैया, ऐसे धनुष के जैसे हो जाते हैं, मस्कुलर इतना ज्यादा, इंसान खुद ही बैंड होने लगता है। तो ये इतनी खतरनाक है, इसलिए बीमारी ना हो जाए इसलिए हम 72 घंटे के अंदर क्या लगवाते हैं, बनी बनाई एंटीबॉडी देते हैं। कैसी एंटीबॉडी देते हैं, बनी बनाई एंटीबॉडी। बनी बनाई एंटीबॉडी का मतलब होता है बेटा, ऑलरेडी हमने बाहर से बनवा रखी है और सीधी दे दी, बाहर से बनवा रखी है और सीधी एंटीबॉडी ब्लड में डाल दी है, और जैसी ब्लड में एंटीबॉडी डाल दी तो अपने आप उसने सबको खत्म कर लिया। तो बनी बनाई एंटीबॉडी दी पहले से, इसे कहते हैं एटीएस, एंटी टिटनस सीरम। वो जो होता है वो एंटी टिटनस सीरम, देखो बनी बनाई दे रहे हैं लेकिन बाहर से कृत्रिम दे रहे हैं। किसी को सांप काट लेता है तो उसमें होता क्या है, सांप के जहर के लिए एंटीबॉडी होती है पहले से बनी बनाई, इसे कहते हैं एंटी वेनम सीरम। तो ये क्या है बेटा, ये तो हमारी क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा बताई तुमने कौन सी है, सक्रिय और निष्क्रिय। जिसमें हमारी एंटीबॉडी, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है वो कौन सी है, सक्रिय। जिसमें बनी बनाई है वो निष्क्रिय। सीधी सी बात है, बनी बनी जिसमें बना रही है उसमें भी प्राकृतिक और कृत्रिम, और इसमें क्या है, प्राकृतिक और कृत्रिम। मतलब कोई दिक्कत है नहीं, ये हमने सारी चीजें पढ़ी। अब बात करते हैं थोड़े से, इसमें आते हैं हम बेटा एड्स के इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप ऐसा समझ लीजिए बेटा कि अगर हम एड्स के बारे में बात करते हैं बेटा, तो हमारे जो एड्स होता है वो कहाँ असर करता है, एड्स कोई बीमारी नहीं है। मैं फिर से आपसे कहता हूं बेटा, एड्स कोई हमारे अंदर बीमारी नहीं है, ये सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनो क्या होता है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब ये जन्म के बाद होता है, लेकिन माता से बच्चे में चला जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डीएनए के थ्रू नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी इसे एक्वायर्ड क्यों बोल रहे हैं, उपार्जित क्यों बोल रहे हैं, जब माँ से बच्चे में जा रहा है, क्योंकि भैया जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, तो उस टाइम पे माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाता है, तो अब माँ में जो बीमारी है वो किसमें आ जाती है, बच्चे में। इसी तरीके से एड्स होता है बेटा। एड्स क्या काम करता है, एड्स वायरस कैसे काम करता है, देखो मैं आपको एड्स की साइकिल बताऊं। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम कहाँ है, इसने तो इतनी बड़ी बड़ी बना दी। ये देखो, सीधी सी बात है बेटा, ये एड्स का वायरस है मान लो, ये वायरस कहाँ जाएगा बेटा, हमारे क्यों एड्स का इलाज नहीं, क्योंकि हमारे अंदर क्या बीमारी करता है, सबसे पहले जो हमारी WBC टी सेल है, जो कौन सी सेल है बेटा, टी लिम्फोसाइट होते हैं, मैक्रोफेजेस बोलते हैं, टी सेल या मैक्रोफेज, उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, HIV की फैक्ट्री। क्यों, HIV वाला वायरस गया हमारी सेल के अंदर घुस गया, हमारी सेल का सामान, उसके पास क्या होता है बेटा, RNA। क्या होता है बेटा, RNA। ये क्या काम करता है, RNA से वापस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस से क्या बना लिया, खुद का DNA, और हमारे DNA के साथ में अपने DNA को जोड़ के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, वो कहाँ हो रहा है, हमारी सेल के अंदर अपनी कॉपी क्या करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। और ये कहाँ चल रहा है, एक बार बताओ, जब पुलिस वाले की बेस में कोई गुंडा घूमे तो पुलिस कैसे पकड़े, ऐसे हमारे अंदर WBC जो होती है बेटा वही मेन मारने वाली होती है, और ये WBC के अंदर ही घुसता है, वहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा है। इसलिए कोई बोलते हैं HIV की फैक्ट्री क्या होती है, तो वो मैक्रोफेजेस होते हैं, और मैक्रोफेजेस में बढ़ते बढ़ते और जाके जो हमारी टी लिम्फोसाइट सबको मार रही थी, ये टी लिम्फोसाइट को खत्म कर देता है, तो हमारी टी सेल को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, तो हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। इम्यूनिटी खत्म तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टर को तो ये दिखता है मलेरिया भी हो गया, टाइफाइड भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन क्यों हो गया, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम। इम्यूनिटी कम किसने की, एड्स वाले वायरस, HIV वायरस में। तो HIV वायरस सीधा अंदर गया, और ऐसा वायरस बेटा जो हमारे अंदर जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, रेट्रो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेट्रो वायरस। तो सीधी HIV वाला वायरस कहाँ गया, हमारी जो दूसरों को मारने वाली जो बैक्टीरिया और जो हमारे अंदर बीमार करने वाले उनको मारने वाली सेल है, उन्हीं मैक्रोफेजेस के अंदर चला गया, अपने नंबर बढ़ाए, फिर से फाड़ के कहाँ निकल आया बाहर, और किसको मार दिया, टी सेल को। तो टी सेल मार दिया तो क्या हो गया बेटा, बोलो, टी सेल मार गया तो हमारी चीजें खत्म। और अगर हमारी चीजें खत्म तो इसका मतलब सीधी सी बात है बेटा, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, मलेरिया, टाइफाइड, डॉक्टर मलेरिया देखेगा और ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसे पता करने के लिए बेटा एक टेस्ट होता है, और इस टेस्ट का नाम है बेटा एलिजा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट। इसे कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। कौन सा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। समझ गए, ये हेल्पर टी सेल को मार देती हैं, और इसके लिए ये वाला टेस्ट होता है। ये हमारे था कुछ टॉपिक, कुछ चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई।
इससे हाँ हालांकि रह गए, जैसे प्लाज्मोडियम साइकिल रह गई है, कुछ हमारी टॉपिक जैसे एलर्जी और समझ लो। एलर्जी क्या होती है, एक चीज और समझ लो बेटा, एलर्जी क्या होती है बेटा, एलर्जी का मतलब होता है बेटा कि हमारी बॉडी का किसी भी एंटीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाना, हमारी बॉडी का किसी भी एंटीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाना, उससे कहते हैं हम एलर्जी। कैसा होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जैसे मान के चलो कि आप लोग हो, अब आपके अंदर नॉर्मल, हमारे अंदर क्या एक सेटअप होता है कि इससे ज्यादा धूल जाएगी तो हमारी बॉडी क्या उसको हजम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए छींकें आएंगी, वो म्यूकस निकालेगा जिससे गंदगी अंदर ना जाए। लेकिन मान के चलो बॉडी इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है कि थोड़े से ही धूल के पार्टिकल्स के लिए वो रिएक्शन देने लगी, इसी को ओवर सेंसिटिव हो जाना, इसी को क्या कहते हैं बेटा, एलर्जी। कौन सी एंटीबॉडी जिम्मेदार होती है, याद रखो बेटा, एलर्जी आईजीई एंटीबॉडी होती है, और ये एंटीबॉडी अगर ज्यादा हो जाए तो एलर्जी हो जाती है। आईजीई एंटीबॉडी कहाँ जाती है बेटा, इसमें छींके आना, स्किन में रैसेस हो जाना, त्वचा का लाल पड़ जाना, कैसे पड़ता है, आईजीई एंटीबॉडी जाती है सीधी बेटा हमारी मास्ट सेल पे, कौन सी कोशिकाओं पे बेटा, मास्ट कोशिकाओं पे जाती है, और मास्ट कोशिकाएं निकालती हैं बेटा क्या, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, क्या निकालती है, मास्ट कोशिकाओं से जुड़ गई आईजीई तो क्या निकलता है बेटा, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, हिस्टामिन और क्या निकलता है बेटा, सेरोटोनिन निकलता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकलता है हमारा मास्ट कोशिकाओं से, और ये मास्ट कोशिकाओं से निकला हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकला जो क्या काम करता है, एलर्जी के लक्षण उत्पन्न करता है। एलर्जी के लक्षण तो छींकें आने लगेंगी, स्किन में रैसेस होने लगेंगे, ये एलर्जी है। तो कौन करवाता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। अगर एलर्जी के तुरंत कम करना है तो एंटी हिस्टामिन दे देते हैं, तुरंत ही एड्रीनलिन दे देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, समझ गए। ये तो थी हमारी बेटा एलर्जी, कि एलर्जी होती क्या है, ये हमने पूरा पढ़ लिया बेटा। इतना पढ़ने के बाद अब जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको लगाते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। पहला क्वेश्चन बेटा हमारा इसमें आता है, तो बताओ इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन, इनमें से कौन सी एक बीमारी है बेटा जो प्रोटोजोआ से होती है। सबसे पहला है बेटा दाद, दूसरा है निमोनिया, तीसरा है अमीबियासिस, चौथा है फ्लू। तो सबसे पहले देखो दाद जो है वो कवक से होती है, मैंने अभी आपको बताया था। निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया से होती है। अमीबियासिस बताया था कि भैया सीधी सी बात है, कौन कौन से बताए थे, दो एनसीईआरटी में ही है, हमने पढ़े थे बेटा कौन से हैं, अमीबियासिस है, दूसरा प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया वाला था। ये हमारी प्रोटीन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा ये सारे। द बाइट ऑफ अ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो कॉज, बताओ फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो बताया था मलेरिया। फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी होती थी, मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम से है। और अभी बताया था फ्लेवी वायरस जो होता है उससे क्या होता था, डेंगू, जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर ले जाता है। फाइलेरियासिस जो कि मच्छर के ट्रांसफर से होता था, तो इसमें कौन सा आ गया, मलेरिया। अगला वाला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इनमें से कौन सी एक ऐसी बीमारी है बेटा जो संभोग के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान नहीं फैलती है। गोनोरिया फैलता है, ट्राइकोमोनियासिस फैलता है, एड्स अभी पढ़ाया फैलता है, कौन नहीं फैलता, फाइलेरियासिस। अभी बात कर रहे थे इसी के बारे में, हाथी पांव रोग, ये तो बेटा मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन ये एसटीडी से कैसे फैलेगा, तो इसीलिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा इसके अलावा अगला क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग रिंगवॉर्म इन ह्यूमन, द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म किसमें होता है बताया था, दाद खाज, ये किससे होते हैं, कवक। कवक का नाम भी पता होना चाहिए, पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, तो इसमें क्या है बेटा, फंगस है, कवक, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितने आसान आसान डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बेटा बात करते हैं अभी जो हुआ भी है, जो कल का पेपर हुआ है, तो बिल्कुल एकदम सारी चीजें, और 3 क्वेश्चन तो बेटा वो मिले हैं जो हमारे टेस्ट में आए थे परसों के में, परसों के टेस्ट में जो हमने लिया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट उसी टेस्ट में से रखे मिले हैं, 15 नंबर तो सीधा वही है पूरा। बिल्कुल, अब 3 तारीख का भविष्य नहीं देख सकते, ऐसा आएगा, लेकिन आना तो ऐसा ही। अब अगर बात करते हैं बेटा, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है बेटा। अब देखो यहाँ देखो, पहला कौन सा है, एड्स, वायरस से होती है। दूसरा है कॉमन कोल्ड, ये किससे होती है बेटा, वायरस से होती है। तीसरा है डेंगू, बताओ होती है वायरस से, होती है। चौथा कौन सा है, टाइफाइड, किससे होती है, बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। इसके बाद पढ़ते हैं बेटा अगला क्वेश्चन,
सीधी सी बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिसीज, सीधी सी बात है, कौन सी बीमारी है बेटा, तो सीधी सी बात इन्फ्लुएंजा, नहीं फ्लू अलग है, रिंगवॉर्म फंगस, टाइफाइड बैक्टीरिया, अपने आप कौन सा बचा, एड्स, एड्स किससे होता है बेटा, वायरस से होता है। बहुत आसान सा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला वाला पढ़ते हैं बेटा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन पैसिव इम्यूनिटी, बताओ निष्क्रिय प्रतिरक्षा कौन है। अब ये समझो, सबसे पहले वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, बेटा वैक्सीनेशन यानी जो टीकाकरण होता है सक्रिय प्रतिरक्षा में आता है क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी बनाता है। दूसरा आता है कोलेस्ट्रम यानी माँ का दूध, ये बनी बनाई एंटीबॉडी में आता है तो सीधा आता है वहां से, ठीक है। तीसरा कौन सा है बेटा, एंटीबॉडी बायोटिक, एंटीबायोटिक तो दवाइयां होती है। चौथा आता है सीरम, तो इसने नाम नहीं दिया, असल में ये भी पैसिव में ही आता है सीरम, लेकिन कौन सा सीरम है इसलिए कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, कोलेस्ट्रम वाला बी माँ का। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है कम्युनिकेबल डिसीज, इनमें से कौन सी एक ऐसी बीमारियां हैं बेटा जो संक्रामक रोग हैं, संक्रामक यानी एक से दूसरे में फैल जाती है। सबसे पहले में एड्स, लेकिन कैंसर, कैंसर नहीं है भैया बिल्कुल। दूसरा आता है टाइफाइड और निमोनिया, बिल्कुल से, टाइफाइड भी फैलता है बताया था गंदे पानी वगैरह से, निमोनिया भी छींकने वगैरह से फैल जाता है। तीसरा टीबी और डायबिटीज, टीबी फैलता है लेकिन डायबिटीज नहीं होता। फिर बात करते हैं मलेरिया और हाइपरटेंशन, मलेरिया चलो मान लो वेक्टर से फैलता है, लेकिन क्या है उच्च रक्त, हाई बीपी थोड़ी ना फैलता, हाई बीपी तो वैसे ही जन्म से होता है। चलो भाई ये सारी चीजें, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंजेनाइटल डिसीज, इनमें से कौन सा एक जन्मजात रोग है। एड्स जन्मजात है नहीं, उसका तो फुल फॉर्म ही कहता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उपार्जित है माँ के पेट से बाद में। हीमोफीलिया ये होता है, हीमोफीलिया यानी कहां से आ रहा है, तो सीधा जैसे कहते हैं हम लोग, वो कहते थे हीमोफीलिया है जिसमें कट लग जाता था, ब्लीडिंग होती थी, आसानी से क्लॉटिंग नहीं होती है। विच इम्यून सिस्टम सेल डिस्ट्रॉय बाय एचआईवी, अभी बताया, बताओ एचआईवी की जो सेल्स होती हैं वो किसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बेटा, कौन सी सेल बताओ, बी सेल या टी सेल या साइटोकाइन या नेचुरल किलर, सबसे पहले टी सेल को, कौन सी सेल को नष्ट करते हैं बेटा, टी सेल को, अभी बताइए सारी चीज। अब बात करते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस, बताए, बताओ एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट या क्या सारी चीजें, तो एंटीबॉडी बनाने का काम बेटा हमारा होता है टी लिम्फोसाइट का या बी का, बी का, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती हैं इसलिए एएमआई करती हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और जो हमारी टी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है। उसके अलावा बात करते हैं बेटा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज द पैथोजन ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, यानी सीधी सी बात है, बताओ इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है बेटा जो दूषित भोजन एवं पानी से फैल जाती है, गंदे भोजन एवं पानी से फैल जाती है। टीबी नहीं, टीबी तो एक से दूसरे में खांसने छींकने से फैलती है। अमीबियासिस बिल्कुल बताया था अभी, अमीबियासिस ही तो बताया था, तो भैया वो मक्खी गई, आपको अगर पेट में अमीबियासिस क्या होता है, पेट में अपच हो गई, स्टूल है, पेट में दर्द हो रहा है, ब्लड ही निकल रहा है, ब्लड आ रहा है साथ साथ में, तो उसमें क्या है, उससे मक्खी बैठ गई और उसी वगैरह से साथ में क्या आ गया वहां, मलेरिया तो किससे फैलता है, और निमोनिया छींकने खांसने से, अपने आप कौन सा ऑप्शन बचा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ मलेरिया, मलेरिया में क्या लगता है बेटा, सर्दी देके बुखार आता है। आपको बता सकता है सर्दी के देके क्यों आता है, बताया था क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, हीमोजोइन नाम का सब्सटेंस निकलता है, क्योंकि जब जब हमारी आरबीसी फटती हैं, प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर आ जाता है, आरबीसी फट जाती हैं, एक केमिकल निकलता है बेटा हीमोजोइन, और वो हीमोजोइन केमिकल होता है जो कपकपी देता है, तो सर्दी के साथ में बुखार आता है। अब बात करते हैं इसके बाद इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी बीमारी या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। तो बताओ पहला क्या, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज बाय मेडिसिन, दवाइयों से रोकना, वो नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन, सही है, इन्फेक्शन के लिए प्रतिरोध। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिसीज, इनमें से विषाणु वाली रोग कौन सा है, तो बनाई थी, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, एड्स वायरस से होता है, हो गया विषाणु मिल गया, टीवी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से, अमीबियासिस प्रोटोजोआ एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। इनमें से कौन सा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये सीखिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है बेटा ऐसी बीमारियां, जनरली क्या होता है हमारे अंदर जो मेमोरी सेल्स होती हैं बेटा, वो मेमोरी सेल क्या काम करती हैं, अपने और पराये को पहचानने में जानती हैं, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को बहुत अच्छे से पहचानती हैं कि हमारी कोशिकाएं हैं और ये दूसरी कोशिकाएं हैं, लेकिन फिर भी
ये हमारी कोशिकाएं हैं और ये दूसरी कोशिकाएं हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी ये पहचानने में क्या हो जाए, भूल जाए या नहीं पहचान पाए ढंग से कि भाई क्या है कि कौन सी एंटीबॉडी क्या है, सारी चीजें अगर वो नहीं पहचान पाती है और भूल जाती है और अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है, तो ऐसी बीमारी को कहते हैं स्वप्रतिरक्षा विकार या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसका एक एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका एक एग्जांपल क्या है बेटा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जनरली हमारी बीमारियां सेल्फ और नॉन सेल्फ चीज को पहचानने में कामयाब होती है। इनमें से कौन सा एक कृमि रोग है, हेलमिंथ रोग है। मैंने बताया था अभी, हमने दो ही पढ़े हेलमिंथ रोग, एक तो फाइलेरियासिस हाथी पांव और एक कौन सा पढ़ा, एस्केरियासिस। देखो इनमें से कौन सा दिख रहा होगा, एक तो मिल ही जाएगा ना। टाइफाइड जानते हो, फाइलेरियासिस तो होता है बिल्कुल, निमोनिया तो वो बताया लंग्स में होता है, और अमीबा। अच्छा एक चीज और बेटा, कि कोई क्या कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम क्या हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं? नहीं, केवल श्वास नली को अफेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं। एलिजा टेस्ट किसके लिए उपयोग होता है? एलिजा टेस्ट इज यूज्ड फॉर कैंसर, प्रेगनेंसी, एड्स या मलेरिया। एड्स में काम आता है बेटा, जितने भी सारी चीजें हैं किसमें काम आता है? एड्स में काम आता है। अब अगर बात करते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ एलर्जी। एलर्जी का लक्षण क्या होता है बेटा? तो देखो यहाँ पर पहला है हाई फीवर, दूसरा है स्नीजिंग छींकना, तीसरा वॉमिटिंग, डायरिया। देखो कभी भी एलर्जी में बुखार नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, नहीं हाई फीवर तो नहीं आता, वॉमिटिंग नहीं होगी, दस्त तो लगेंगे ही, वो तो अलग बीमारी है। केवल क्या होता है, छींके आना, ये एलर्जी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिसीज। देखो बेटा बैक्टीरियल नहीं है, इज नॉट अ बैक्टीरियल। कौन सी जीवाणु जनित नहीं है, बैक्टीरियल नहीं है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है, टीवी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है, कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी जुकाम वायरस से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलेराइटिस। तो इसका क्या आंसर है? कॉमन। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इनमें से कौन सा ऐसा है बेटा जो गैर संक्रामक रोग है? यानी इसका मतलब है गैर संक्रामक का मतलब होता है बेटा जो क्या है, एक से दूसरे में नहीं फैलता। तो बताओ मलेरिया फैलता है? सही बात है, आपको मलेरिया आपके ऊपर मच्छर काट के हमारे अंदर चला गया तो फैल गया। दूसरी बात क्या है, डायबिटीज? नहीं, ये नहीं फैलेगी। डायबिटीज मम्मी पापा से बच्चों में आती है, ऐसे नहीं फैलता है। फ्लू फैल जाएगी, जो बुखार वगैरह, टीवी तो फैल ही जाती है। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। देख रहे हो सबसे ज्यादा क्या आया है, सबसे ज्यादा कौन सा वायरस, कौन सा विषाणु, कौन सा प्रोटोजोआ, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल। इनमें से कौन सी एक विषाणु जनित रोग है? तो बेटा टाइफाइड किससे है? जीवाणु से। एड्स वायरस से है जो आ गया बेटा। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से, अमीबियासिस प्रोटोजोआ से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ट्रांसमिट थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब देखो भैया अमीबियासिस इसमें नहीं है, तो अब इसमें क्या आ गया, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, एड्स। एड्स नहीं फैलेगा, डेंगू तो मच्छर से फैलता है, मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, क्या बचा? टाइफाइड। बताया था वो मैरी मेलोन वगैरह, वो क्या काम कर रही है, खराब पानी भोजन ही तो फैला रही है। उसी से ढाबे वाबे पे खाना खाते हैं, रोड पे पानी रखा है टंकी में, उसी से चल रहा है, तो वो सारी चीजें, ये टाइफाइड दूषित भोजन में पानी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो इम्यून डिसीज। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो स्वप्रतिरक्षा विकार है? बहुत बार आया हुआ है बेटा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें हमारी ही बॉडी की सेल्स को क्या करने लगते हैं, खत्म करने लगते हैं। विच ऑफ द फंगल डिसीज, यानी कौन सी कवक वाली बीमारियां कौन सी हैं? तो रिंगवॉर्म, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या कॉलेरा। तो सबसे पहला आता है बेटा इनमें कौन सा है, दाद खाज या रिंगवॉर्म होती है, ये बेटा फंगल डिसीज। बहुत आसान से क्वेश्चन। अगला वाला आता है बेटा, विच ऑफ द सिम्टम ऑफ मलेरिया। मलेरिया में क्या आता है बेटा, ठंड के साथ में तेज बुखार, खांसी नहीं आती है, छींके नहीं होती है, स्किन पर चकटे नहीं, ये सारी चीजें। ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाकी सब लोग जितने भी हैं, ये लाइव क्लास हमारी हो नहीं पाई है क्योंकि नेटवर्क इश्यू आ रहा था, इसलिए इसे रिकॉर्ड करके डालना पड़ा। तो आप लोग पूरा देख लेना, मैं यहाँ से पहले ऑब्जर्व कर लूंगा कितने लोग देख रहे हैं, सारी चीजें, कितना क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसी हिसाब से फिर हम इसमें अगली वीडियो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर हम ऑफलाइन मोड में ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।